दोस्तों हमारे देश में सिर्फ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की बात होती है, लेकिन एक और कॉलोनाइजेशन जिसके बारे में कभी बात नहीं की जाती वो है मिडल ईस्टर्न कॉलोनाइजेशन। मुगल्स ने भी इंडिया को कॉलोनाइज किया था और ये कॉलोनाइजेशन किसी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से बिल्कुल भी अलग नहीं था। उल्टा हमें बताया जाता है कि मुगल शासन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ाया गया। रानी कर्मावती, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। मुगल्स भारत से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने भारत को अमीर बनाया। Story time. Mughal rulers did a lot of amazing things for India. Imagine you go to a restaurant and you see, wait what? Mughlai cuisine. Even your humble samosa or jalebi was introduced by Mughals. वॉर के दौरान कोई मंदिर अगर टूट जाते थे तो भैया वो खुद पैसा लगा के मंदिरों को रिपेयर करते थे। Mughals came to India as conquerors, but they stayed in India as Hindustanis. और मुगल्स ही थे जो ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स थे। I think they were one of the original nation builders. तो आज इसी चीज पर बात करते हैं कि कैसे मुगल कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से बिल्कुल अलग नहीं थी। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मुगल कौन थे। मुगल्स एक मुस्लिम डायनेस्टी थी जिनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया से था। मुगल्स ने पहली बार दिल्ली सल्तनत पर तब कब्जा किया था जब बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तब से लेकर मिडिल 18th सेंचुरी तक मुगल्स ने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया, करीब 200-250 सालों तक। उसके बाद मिड 1700s में उनका साम्राज्य खत्म होना शुरू हुआ जब मराठा लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मेजोरिटी एरिया जो घुसपैठियों के कब्जे में था वो वापस लिया। और इन 200-250 सालों में काफी हिस्टोरिकल एविडेंस है जो ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, नॉन मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह रखा और भारत के बहुत से रिसोर्सेज लूट कर सारा पैसा सेंट्रल एशिया पहुंचाया। हुआ ये था ना कि जब बाबर को दिल्ली की हुकूमत मिल गई थी तो सबसे पहले बाबर ने दिल्ली के खजाने को लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर आता है कैच, भारत के लोगों में नहीं बल्कि बाबर ने खजाना सिर्फ मुसलमानों पर ही लुटाया, जैसे समरकंद, खुरासान, मक्का और मदीना। मुगल रूलर्स काफी सारे हज कारवां भेजते थे और उनके साथ काफी ज्यादा पैसा भी पहुंचाते थे। सन 1576 में आगरा से जाने वाले मुगल हज कारवान के साथ 6 लाख की खैरात गई थी और ये उस जमाने में कितनी बड़ी कीमत थी ये आप इस बात से समझ सकते हो कि उस जमाने में रथ चलाने वालों को महीने भर के 3.5 रुपए मिलते थे और एक बाल काटने वाले को सिर्फ 50 पैसे। तो कुछ लोगों का ये क्लेम करना कि मुगल्स ने अपने कमाए हुए रिसोर्सेज को भारत में खर्च किया और भारत को अमीर बनाया बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से अंग्रेज अपने शासन के दौरान हैवी टैक्सेस लगाते थे एग्रीकल्चर पर, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन इस मामले में अगर आपको ना पता हो तो मुगल्स एक्चुअली अंग्रेजों से भी एक कदम आगे थे। मुगल्स भारतीय किसानों पर उनकी क्रॉप प्रोडक्शन का 100% टैक्स लगाते थे। State land tax was almost the entire produce of the peasant, and we have so many foreign travelers coming and discussing and describing the state of the peasantry, and the peasantry are exploited. They try to run away from their fields. The Mughal state tries to bring them back. और ये पूरा लूटा हुआ टैक्स मुगल्स अपने सेंट्रल एशिया के दोस्तों में बांट देते थे। This entire surplus of the countryside, it was distributed in the Mughal state among 1600 people only, and as we've discussed, they were relatives of the emperor, foreign nobility, etc. फ्रेंच हिस्टोरियन फ्रांसिस बर्नियर ने बताया कि मुगल्स के इतने हैवी टैक्सेस की वजह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरे भारत की बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी। मुगल्स जो कि नवरोज के मौके पर अपनी बीवी को 20-20 लाख रुपए दिया करते थे। जब इंडिया में गोलकोंडा, अहमदनगर, मालवा, गुजरात के एरिया में बहुत बुरा अकाल आया जिसमें एस्टिमेटेड 7.8 मिलियन लोगों की जान गई, तो मुगलों ने अपनी प्रजा की मदद करने के लिए 1 लाख रुपए की मदद की। 1 लाख एक जन को नहीं बल्कि 1 लाख सभी लोगों को। और मुगलों की इसी लूटपाट के चलते इंडिया का शेयर जो वर्ल्ड जीडीपी में मुगलों से पहले 32.5% हुआ करता था, वो इंडिया का शेयर वर्ल्ड जीडीपी में केवल 16% रह गया मुगल रूल खत्म होने पर। तो ये क्लेम करना कि मुगल्स ने भारत को अमीर बनाया ये उतना ही सही है जितना इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों का खुद को सेलिब्रिटी कहना। तो ब्रिटिश रूल के दौरान जिस तरह ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे, उसी तरह बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि हिंदुस्तानी लोग दिखने में बहुत ज्यादा बुरे हैं और हिंदुस्तान कोई रहने लायक जगह नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे काफिर हिंदू रहते हैं। आज हमारी टेक्स्ट बुक्स और मीडिया ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि मुगल्स भारत में बाहर से आए लेकिन हिंदुस्तानी बनकर रहे। लेकिन औरंगजेब ने कभी खुद को हिंदुस्तानी नहीं माना, बल्कि औरंगजेब हिंदुस्तानियों को मुसलमानों से इंफीरियर मानता था। बाबर का पोता अकबर, जिसको काफी सारे लोग अकबर द ग्रेट कहकर बुलाते हैं, उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार किया था। एक बार उसने चित्तौड़ में इतने हिंदुओं को मारा था कि उनके जनेऊ का वजन 74 मन था। एक मन में 40 किलो होते हैं। अकबर के बेटे जहांगीर ने
काफी सारे मंदिरों को तोड़ा क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू रिलीजन वर्थलेस है और उनका मानना था कि इन मंदिरों को तोड़कर वो इस्लाम की ग्रेटनेस दिखा रहे हैं। ये सभी बातें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी। तो जो चीज ब्रिटिशर्स कहा करते थे कि हम एक सुपीरियर रेस है और हम भारत को कॉलोनाइज करके भारत पर एक एहसान कर रहे हैं, ये बातें मुगलों की इन बातों से कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो 95% इनिशियली यूरोपियन था। 1912 में जाकर उन्होंने इंडियंस को अलाउ किया एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए, लेकिन उसके बाद भी 44% सीट सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व रहती थी। और सेम चीज भी जब बाबर ने मुगल रूल इंडिया में बनाया तो ऑलमोस्ट 100% एडमिनिस्ट्रेशन ईरानी या फिर सेंट्रल एशियन हुआ करते थे, जबकि भारत में उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1% थी। उसके बाद हुमायूं ने भी सेम सिस्टम अप्लाई रखा। One were the Iranis from Iran and the other were the Central Asians or Turanis. The entire ministry was dominated only by these two groups. There was no question of accommodating or giving space to any Indian Muslim or Rajput or whoever. लेकिन अकबर ने भले ही पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लेकिन भारतीयों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी थी। लेकिन अकबर को भी हिंदुस्तानियों से कोई खास प्यार था नहीं, क्योंकि अगर उन्हें हिंदुस्तानियों से प्यार होता तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करते। लेकिन जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर थोपी, उसी तरह से अकबर द ग्रेट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज को पर्शियन रखा। और जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को फोर्स किया इंग्लिश सीखने के लिए, उसी तरह से अकबर ने इंडियंस को फोर्स किया पर्शियन सीखने के लिए। लेकिन इन चीजों को ना हमें इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस बताते हैं, ना हमारी टेक्स्ट बुक्स में इन्हें बताया जाता है। इसके अलावा हिस्टोरियन सीताराम गोयल के अकॉर्डिंग मुगल्स ने भारत के अंदर 40,000 से भी ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, इंक्लूडिंग राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, भीमा देवी, 64 योगिनी मंदिर। और हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो लिखा गया है कि कोई मंदिर अगर वॉर के दौरान टूट जाता था तो मुगल्स उसको दोबारा बनाने के लिए पैसे देते थे। तो इस इंफॉर्मेशन का एविडेंस जानने के लिए एक RTI फाइल की गई थी। नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, सॉरी, बस चैप्टर लिख दिया। इसके अलावा बाबर और औरंगजेब जैसे मुगल्स ने हिंदुस्तानियों पर जजिया टैक्स भी लगाया था, जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए एक टैक्स है जो उन्हें भरना होता है सिर्फ नॉन मुस्लिम होने के लिए। आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी नॉन मुस्लिम्स के घरों पर मार्क लगाकर उनसे टैक्स लेती है सिर्फ नॉन मुस्लिम होने के लिए, क्योंकि जब तक इस दुनिया का आखिरी इंसान अल्लाह को मानने नहीं लग जाता तब तक कयामत आएगी नहीं और हूरें मिलेंगी नहीं।